कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो आज हमारा 4th क्लास है, जो कि आपका नर्वस सिस्टम का क्लासेस चल रही है। उसमें हमारा आज 4th क्लास है। आप सभी को पता होगा, है ना। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और साथ में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, साइनेप्स, न्यूरॉन एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। डायग्राम के साथ मिलेगा फ्रेंड्स। हैंडमेड नोट्स है मेरा, और आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये जो क्लास है वो ना सिर्फ मेडिकल एंड नर्सिंग के लिए है, बल्कि जो इतने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड, उनके MCQs भी आपको साथ में मिलेंगे, है ना। तो आप जो है कोई भी आप मेडिकल लाइन के लिए तैयारी करना चाहे, आप ये नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 2 काम करके रखे हैं तो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाएंगे, और नहीं किया है तो आपको खोजने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए जितने भी नर्सिंग की वैकेंसी आती है ना, जितने भी ऑल इंडिया में वैकेंसी आती है, जैसे एम्स का हो गया, नॉर्सेट का हो गया, DSSB का हो गया, ESIC हो गया, रेलवे हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, CHO हो गया, जितने भी ऑल इंडिया में कोई भी ज़िले, कोई भी स्टेट से वैकेंसी आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे नर्सिंग लेक्चर चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके फ़ोन में। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा टॉपिक है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इस CSF से रिलेटेड बहुत सारे MCQs बनते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए आज मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक उठाया है आपके लिए, वो भी CSF, और इसको मैं आपको पूरा एक एक लाइन क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है CSF क्या है, अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से भी आप अपना जो आंसर सीट है वो अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा मेरा ये नोट्स, ठीक। बात करते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फॉर्मेशन कहाँ से होता है? कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में इसका डायग्राम सहित आपको बताया फ्रेंड्स कि कोरोइड प्लेक्सस किसको बोलते हैं, है ना। CSF कहाँ से निकलता है, कहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, आज भी एक बार मैं दिखा दूंगी, क्योंकि जो हमने पिछले क्लास में जो 4 वेंट्रिकल्स पढ़े हैं, है ना, तो उसी वेंट्रिकल्स में आपका जो कोरोइड प्लेक्सस होता है, वहाँ से आपका CSF का प्रोडक्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन जो है आपका सबरेक्नॉइड स्पेस पे होता है ना। और इसके साथ साथ वो जो है आपके ब्लड में भी मिल जाते हैं। तो मैं वो डायग्राम एक बार और आपको दिखा दूंगी। और CSF का फॉर्मेशन जितना होता है, जिस अमाउंट में होता है, उसी अमाउंट में उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसलिए कंटिन्यू हमारे बॉडी में CSF का फॉर्मेशन, हमारे ब्रेन में CSF का फॉर्मेशन कंटिन्यू होते रहता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CSF। तो आपका कोरोइड प्लेक्सस के जो पायामीटर प्लस इपेंडाइमल सेल जो होते हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन इसका सबएरेक्नॉइड स्पेस पे होता है। फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं, मैंने बताया। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस CSF जो है 150 ml होता है, जिसमें आपके सबएरेक्नॉइड स्पेस में 125 ml होता है, एंड बाकी के 25 ml आपके वेंट्रिकल्स में होते हैं। तो ऐसे आपके 150 ml हुए, 25 ml आपके सिर्फ वेंट्रिकल्स में बचते हैं, बाकी आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ पे ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मेशन रेट है टाइम के अकॉर्डिंग, ये 0.3 to 0.5 ml पर मिनट होते हैं, 20 to 30 ml पर आवर्स में होते हैं, और 500 to 700 पर डे में। तो आपको ये याद रखना है, पर डे में 500 से 700 ml आपके CSF का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट CSF के प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो आपको याद रखना है कि आपका 10 से 15 mm ऑफ cm ऑफ H2O होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो cm ऑफ H2O यानी कि सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है ना। तो जो नॉर्मल जो CSF का जो प्रेशर होता है वो होता है
अब नॉर्मल बोलेंगे तो एडल्ट का ही बात करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो वो 10 से 15 cm ऑफ H2O होता है। वही अगर हम न्यू बॉर्न में बात करें तो 3 से 6 cm ऑफ H2O, देन चिल्ड्रन में आपका 8 से 10, देन एडल्ट में आपका 10 से 15 अगर वो सिटिंग या स्लीपिंग या रेस्टिंग कंडीशन में है तो, अगर स्टैंडिंग कंडीशन में है तो 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक भी पहुँच सकता है आपका CSF का प्रेशर, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रेशर हो गया आपके CSF के, कि न्यू बॉर्न में 3 to 6, चिल्ड्रन में 8 to 10 एंड एडल्ट में आपका 10 to 15, देन स्टैंडिंग कंडीशन में आपका 30, ठीक। तो ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। नेक्स्ट ICP आप सभी जानते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। जो सेरेब्रोस्पाइनल ये फ्लूइड का प्रेशर था, ठीक है। अब जो क्रेनियल होता है उसका प्रेशर भी होता है, तो वो क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ द क्रेनियम कैविटी, यानी कि आपका CSF प्लस ब्रेन टिश्यू प्लस ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, तीनों का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम क्रेनियल प्रेशर ICP। CSF का प्रेशर हमने देख लिया कि वो 10 से 15 cm H2O होता है। देन आपका जो ICP होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपकी जो ब्रेन में ब्लड जो सप्लाई होते हैं वो हो गए। देन CSF का प्रेशर, देन ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं सभी को जो है एक क्रेनियम कैविटी के अंदर होते हैं, और इसी क्रेनियम कैविटी के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 5 से 15 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। 5 से 15 mm ऑफ Hg, अगर ये 20 से ज़्यादा मिले तो रिस्क ऑफ द ब्रेन हर्निएशन, प्रेशर बढ़ जाने से ब्रेन का हर्निएशन होने का रिस्क रहता है। देन फंक्शन ऑफ द CSF के फंक्शन की बात करें तो हम ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, देन इंजरी से बचाता है, ठीक है। शॉक को एब्जॉर्ब करता ही है हमारा CSF, देन प्रेशर को मेंटेन करेगा एंड इंजरी से बचाएगा। नेक्स्ट एट्रोफी ऑफ ब्रेन क्या होता है, डिजनरेशन इन ब्रेन टिश्यू, वेंट्रिकल्स का स्पेस बढ़ जाता है ना, एंड ICP जो है बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है एट्रोफी का मतलब हम हमेशा से जानते हैं कि एट्रोफी का मतलब होता है डिजनरेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन एट्रोफी लिखा है, तो डिजनरेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका स्पेस बढ़ जाता है, जिससे आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ने को लगता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे आपका हमने अभी ICP देखा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखा, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू 5 से 15 mm ऑफ Hg है, मोर देन 20 हुआ तो आपको ब्रेन हर्निएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो आई में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर, IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है वो आपका नॉर्मल जो होता है वो 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जो आई में जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर, और ये जो होता है आपका 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। और जो IOP होते हैं उसको मेज़र करने के लिए टोनोमेट्री हेल्प में लेते हैं, ठीक। टोनोमेट्री मीटर है जो IOP को मेज़र करता है। देन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CSF के बारे में कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर कैसे होता है। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CSF लिखना हो तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। तो आपका जो CSF है वो कलरलेस होता है, वाइट कलर का होता है, एंड अगर आपको क्लाउडी दिखे तो वो इन्फेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि आपका कलरलेस होता है, देन वाइट होता है। अगर क्लाउडी दिखा, येलोइश दिखा तो इन्फेक्शन को बताएगा, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसलिए ये मीठा होता है। देन pH की बात करें तो pH 7.33 स्लाइटली आपका होगा एल्कलाइन, ठीक है, क्योंकि 7 जो है आपके न्यूट्रल में आता है, लेस देन 7 आपके एसिडिक में आता है। तो 7.33 ये रहेगा। जैसे ब्लड का pH होता है आपका 7.35 टू 7.45, वैसे ही आपका 7.33 आपके CSF का pH रहने वाला है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा फ्रेंड्स वो 1.005 ये रहने वाला है। देन RBC तो एब्सेंट होती है आपके CSF में इफ़ प्रेजेंट, देन हैमरेज, अगर हैमरेज की कंडीशन रहे तभी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको जो है एब्सेंट देखने को मिलेगा।
अगर हेमरेज की कंडीशन हो तभी आपको जो है आरबीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपके मिनिमम आपके 0 to 5 सेल पर डीएल होता है। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो वो इन्फेक्शन को बताएगा। देन ग्लूकोज आपका 40 to 60 mg पर डीएल होता है। देन प्रोटीन आपका 15 से 45 mg पर डीएल होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है फ्रेंड्स कि जो म्यूकस और जो सीएसएफ को डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपके जो म्यूकस में है उसमें ग्लूकोज जो है एब्सेंट रहेंगे, देन सीएसएफ में आपके जो है ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा। तो इससे आप म्यूकस को एंड सीएसएफ को डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सीएसएफ एंड म्यूकस एक जैसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एबनॉर्मलिटी ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ में क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकता है ब्रेन एंड मेनिंजस में। तो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वगैरह होता है ना, उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगा आपको टेस्ट में, क्या मिलेगा बैक्टीरियल। मैंने कुछ आपके लिए हिंदी में भी लिखा है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, है ना। तो अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो जितने भी ग्लूकोज होते हैं वो उसको वो खा लेता है, देन उसके बदले वो प्रोटीन निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, देन प्रोटीन आपका डाउन बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा आपका वायरल इन्फेक्शन में ग्लूकोज जो है नॉर्मल रहता है, प्रोटीन आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका फंगल इन्फेक्शन में आपका जो ग्लूकोज है वो कम होता है, देन प्रोटीन आपका नॉर्मल रहता है। तो ये तीनों इन्फेक्शन में आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा अगर सीएसएफ का एग्जामिनेशन होता है। तो बैक्टीरियल रहा तो ग्लूकोज कम, प्रोटीन बढ़ा। देन वायरल हुआ तो आपका ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन बढ़ा रहेगा। देन आपका फंगल हुआ तो प्रोटीन कम होगा, प्रोटीन नॉर्मल रहेगा, ग्लूकोज कम होगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपको ग्लूकोज एंड प्रोटीन देन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट देखने को मिलेगा, है ना। आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपको क्या होगा कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं उसमें ग्लूकोज देखने को नहीं मिलेगा, देन प्रोटीन भी देखने को नहीं मिलेगा, एंड आपको इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो सीएसएफ होती है ओलिगोक्लोनस बैंड प्रेजेंट देखने को मिलता है। सीएसएफ के अंदर आपके ओलिगोक्लोनस बैंड जो है प्रेजेंट देखने को मिलता है आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, सीएसएफ के अंदर। देन आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें कोव वेब अपीयरेंस देखने को मिलता है। कोव वेब अपीयरेंस यानी कि मकड़ी के जाल जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपके जो सेरेब्रोस्पाइनल टीबी होता है उसमें। ठीक है, इट मे कॉज मेनिंजाइटिस भी ये कॉज करता है। सीएसएफ सैंपल आफ्टर 24 आवर मेनिंजाइटिस कॉज करता है। अगर 24 घंटे से आप सैंपल रखें तो उसमें कोवेब अपीयरेंस देखने को मिलता है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, स्टोरेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं नॉर्मली 6 घंटे के लिए और मैक्सिमम 24 आवर के लिए, यानी कि आप एक दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 24 घंटे तक। और कुछ और जो होते हैं जैसे आपका जो ORS होता है उसको भी आप 24 घंटे में ही अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है तो फिनिश करना होता है। और जो TPN बैग होता है उसको भी आफ्टर 24 आवर में आपको चेंज करना होता है। तो कुछ 24 घंटे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही आपके जैसे 45 सेंटीमीटर वाले मैंने MCQs बताया था कि जैसे आपका जो IV जैसे आपका जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसकी भी लेंथ आपका 45 सेंटीमीटर होता है। देन आपका जो एनिमा देते हैं तो उसको हाइट आपको 45 सेंटीमीटर रखना है। देन IV बॉटल्स को भी 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस मतलब हाइट पे रखना है। इस टाइप से 45 वाले मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताया था। जैसे ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे 24 वाले हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें बनते ही रहते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। नेक्स्ट रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपका CSF यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस कैसे लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। कमेंट कीजिएगा और बाकी के जो 1, 2, 3 क्लासेस है उसको देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उससे आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स हम रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है। प्रोलॉन्ग टाइम पेशेंट जो है अंडर न्यूट्रिशन में रहते हैं, देन स्टार्ट फीडिंग अगेन।
पेशेंट बॉडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, रीफीडिंग सिंड्रोम इसको बोलते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि लंबे टाइम से कोई पर्सन अंडर न्यूट्रिशन में है, उसको हमने फीडिंग दिया, फीडिंग स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो उसी को ही रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोरस होता है, देन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम तीनों ही आपके डाउन देखने को मिलेंगे और ग्लूकोज आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो रीफीडिंग सिंड्रोम करके अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ये आपका आंसर जाएगा, बाकी तीनों आपके डाउन जाएंगे, है ना। और इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और किसी दूसरे लेवल से दे तो आपको ध्यान रखना है कि रीफीडिंग सिंड्रोम में ही आपको जो है जो न्यूट्रिएंट होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी इम्बैलेंस होती है। खासकर से आपका जो फॉस्फोरस, पोटेशियम या मैग्नीशियम तीनों ही डाउन होता है और ग्लूकोज यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। बाकी आपका जो CSF है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है इस CSF में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको वेंट्रिकल्स का डायग्राम दिखाऊंगी बोली थी, जिससे आपका जो CSF का फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस से, है ना, उसको दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए, हमने पिछले ही क्लास में देखा था फ्रेंड्स, ये होते हैं आपके कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, एंड यहीं से ही आपका 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, ये 3rd वेंट्रिकल्स, ये 4th वेंट्रिकल्स। यहाँ ये है आपके कोरोइड प्लेक्सस, इसी से ही आपके CSF का फॉर्मेशन होता है, देन यहाँ से यहाँ ये ड्रेन होता है। ठीक है, और ये है आपका सब इरेक्टोइड स्पेस, यहीं पे आपका CSF का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। देन आपका जो CSF है वो यहाँ से जाते हुए ये सुपीरियर सजाइटल साइनस की ओर जाता है, और यहाँ से ही आपका जो है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाके मिक्स होता है। तो ये रहे आपके CSF का फॉर्मेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन वाले स्ट्रक्चर जो वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा एक एक चीज़ अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। मैंने सारा चीज़ आपको बताने की कोशिश की। अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर लूँगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक प्लीज़ कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।